अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को वकील ऑनलाइन में खुश आमदीद। हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से रोज़ की बुनियाद पर उन मसाइल पर बात की जाए या उन मसाइल को सामने लाया जाए जिस पर आम आवाम को कानूनी मावनत या फिर आगाही दरकार है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीट क्राइम्स। स्ट्रीट क्राइम्स एक ऐसे वो जुराइम है जिससे पाकिस्तान के तमाम कस्बे, तमाम इलाके, तमाम गलियां मुतासिर हैं और आए दिन हर रोज़ नए से नए वाक़यात सामने आते हैं और इसकी बुनियाद पर आम लोगों को खौफ व हरास का निशाना बनाया जाता है और वो लोग जो अपने घरों में मैसूर होकर रह जाते हैं सिर्फ इन जुराइम की वजह से कि उनको रोज़ की बुनियाद पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे इन स्ट्रीट क्राइम्स में कौन से जुराइम होते हैं और उनके लिए पाकिस्तान में क्या कवानीन दरकार हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं चाहूँगा कि आपसे अपने मेहमानों का जो है वो तारुफ करवाया जाए। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख तसव्वुर हुसैन साहब, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब रियाज चीमा साहब, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट बार, और हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं इमरान यकूब साहब, और इसके साथ साथ हमारे साथ सुहेल शुहेब साहब, सीनियर एडवोकेट भी मौजूद हैं। अगर आपको ऐसे किसी मसले से दरपेश हैं या आप ऐसे किसी मसले के ऐनी शाहिद हैं या आपको किसी ऐसे मसले के लिए जो स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड है उसमें कानूनी मावनत चाहिए, तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को फौरी डायल करें और लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बने और जानिए अपने मसाइल का कानूनी हल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा शेख साहब से। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे जुराइम हैं जो स्ट्रीट क्राइम में तस्वर किए जाते हैं? शुक्रिया ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ये प्रोग्राम के आगाज़ पर। और उसके बाद जैसे कि आपने फरमाया कि स्ट्रीट क्राइम्स, तो स्ट्रीट क्राइम्स बेसिकली पाकिस्तान में जो हैं वो स्नैचिंग, इसको 3 कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। स्नैचिंग है जिसमें थेफ्ट आ जाती है, फिर आपकी रॉबरी आ जाती है, डेकॉइटी आ जाती है। तो स्नैचिंग में जो हमारे रोज़मर्रा हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उसमें आपके मोबाइल स्नैचिंग आ जाती है, हैंड बैग स्नैचिंग आ जाती है, वॉलेट है। उसके बाद आपका जो मैं समझता हूँ रिसेंटली ड्रग ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वो भी इसमें स्ट्रीट क्राइम्स में शामिल हो गई है। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्राइम जो मैं समझता हूँ कि आउटडोर कमिट हो रहा है वो ऑलमोस्ट इसी सेंस में काउंट हो जाता है। तो इन तमाम क्राइम्स को अगर आप देखें तो ये इस कदर, इस हद तक मैं समझता हूँ खतरनाक हद तक ये संगीन हो चुके हैं कि समटाइम इंसान अपनी ज़िंदगी से भी जाता है और अपनी बिलोंगिंग से भी जाता है। रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं, कोई हमारी चाहे मोटरवेज हों, आम शाहराएं हों, कोई भी इस चीज़ से महफूज नहीं। जी, महफूज नहीं है। हाँ जी। तो ज़ुहैब साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि रॉबरी आम लोगों की शनासाई के लिए, कि आम लोगों को आगाही फराहम हो, तो ये बताइएगा कि रॉबरी, थेफ्ट और डकैती में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो आम तौर पे टर्मिनोलॉजी स्ट्रीट क्राइम्स की चल रही है, जैसे शेख साहब ने बताया कि ये कोई लीगल टर्म नहीं है, ये लॉ की टर्म नहीं है, ये अवाम की टर्म है। इसमें डिफरेंट जो है वो ऑफेंसेस जो हैं वो फॉल करते हैं। इसमें थेफ्ट है, रॉबरी है, डकैती है, इवन डिफरेंट जो इन्होंने बताया इसमें किडनैपिंग भी आ जाती है, जो बच्चे उठाए जाते हैं, जो ख़वातीन अगवा होती हैं। उसके अलावा एक लॉ की टर्म है हमारी ठग, जिसको बोला जाता है। हमारे उर्फ़ आम में ठग हम किसी और को कहते हैं, लेकिन ऐसा पर्सन जो इस तरह के क्राइम्स में खुद को प्रोफेशनली एसोसिएट कर ले क्रिमिनल्स के साथ, उसको ठग बोला जाता है। तो डकैती ख़ास तौर पर वो उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर कोई वेपन, आर्म्ड वेपन। मैं सिंपल इसमें बताता हूँ कि जो थेफ्ट है ना, वो किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम करना विदाउट हिज कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी से। मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, आपका पर्स भी हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, बैग हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो थेफ्ट के जिम्मा में आएगी। ये डिवेलिंग हाउस के अंदर भी हो सकता है, बाहर ओपन एरिया में भी हो सकता है। और जो एक्सटॉर्शन है, जब एलिमेंट ऑफ फियर इन्वॉल्व हो जाए थेफ्ट के अंदर, किसी को इंजरी का फियर कर दिया जाए, तो फिर उसको एक्सटॉर्शन की टर्म जो है वो हमारी लॉ में इस्तेमाल होती है। डेक्यूटी वो है जिसमें 3 चीज़ें जो है वो लाजमी हैं। इसमें फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है,
फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट है, और जो तीसरी चीज़ है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। जब ये तीन चीज़ें आप किसी के ऊपर फियर उसका लाएंगे, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी स्नैच करेंगे, तो फिर वो रॉबरी में आ जाएगा। जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन्स अगर रॉबरी कमिट करते हैं तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है लॉ में वो डकैती है। और जिस जिस तरह से ऑफेंस सीनियस होता जाता है उसी तरह से इनकी फिर सजाएं भी बढ़ती जाती हैं। ठीक हो गया। शुएब साहब आप बताइएगा कि जब किसी भी शख्स के साथ, आम शहरी के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आता है या उससे पर्स छीन लिया जाता है गन पॉइंट के ऊपर या किसी भी तरह से, तो उसको फौरी तौर पर क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, 15 पे कॉल करनी चाहिए। ठीक। और उसके बाद उसके अंदर जो विटनेसेस हैं ना, उसके इर्द गिर्द, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आम आवाम की। इसके ज़रिए से ही हम क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है कि वो क्राइम को ख़त्म करें, इसके अंदर आवाम जो है वो भी शामिल है। उसको भी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उसको जो है ना वो मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इस तरह का क्राइम हुआ है तो वो उसका साथ दें, जो इफेक्टी है या विक्टिम है। और तीसरी चीज़ है कि अब तो क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हमारे ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, तो वीडियो एविडेंस या उस चीज़ को भी जो है ना वो मेक श्योर करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे अहम सेफ सिटी की बात की शुएब भाई, तो अक्सर हम सुनते हैं और लीगल प्रैक्टिस में रोज़ देखते भी हैं कि अक्सर जब ये ऐसे जुराइम के हवाले से सेफ सिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अवाम के पैसों से लगे हैं और जैसे स्पेशल टास्क फोर्सेस भी मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स जैसी है मुतारिफ़ करवाई जाती हैं बड़े सूबों में पाकिस्तान के तमाम, लेकिन जब बात आती है इनको बरोएकार लाने की या इनसे कोई फ़ायदा उठाने के लिए, तो पता चलता है कि जी एक केस रिपोर्ट हुआ है लेकिन वो एविडेंस इसलिए नहीं कलेक्ट हो सका क्योंकि वो कैमराज ही ख़राब थे उस जगह के। तो ये भी तो एक मसला है ना। जी, आप ये बिल्कुल ये तो एक मसला अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन देखें आप किसी भी चीज़ को, और ख़ास तौर पर लॉ के अंदर, आपको मैक्सिमम अपने लिए जो आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं आपको उस हद तक जाना चाहिए। देखें कोई भी चीज़ जो है ना वो इन इटसेल्फ जो है ना वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ तो नहीं जा सकती, लेकिन जो स्टेप्स आपको लेने चाहिए, अगर उन स्टेप्स को अगर देखा जाए तो उनमें से ये जो स्टेप्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जो भी इफेक्टी है, जो भी विक्टिम है, उसको सबसे पहले इन स्टेप्स को जो है ना वो मेक श्योर करना चाहिए जो है ना वो ले, ताकि स्ट्रीट क्राइम में जो भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं उनकी निशानदेही या उनके जो उनको गिरफ्तार करने का अमल है ना उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। उमर यकूब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमने भी बात की सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इतने बड़े पैमाने पर सूबों में मुतारफ़ कराए गए, फिर हमारे पास स्पेशल टास्क फोर्सेस भी मौजूद हैं जो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम को निपटने के लिए बनाई गई, जैसे डॉल्फिन फोर्स है, पहले मुहाफिज थी, तो सिंध में भी ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन इनके बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम क्यों नहीं मुमकिन हो पा रही? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो सेफ सिटी का है। बेसिकली इसको रोबोटिक पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि किसी भी डेवलप जगह पे, आप किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर डेवलप सिस्टम है वहाँ पर रोबोटिक पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक रोबोट है जो जिसकी आंखें कैमराज हैं, जिसके हाथ उसकी पेट्रोलिंग फोर्सेस हैं। तो यही कॉन्सेप्ट के जरिए ये सेफ सिटी बनाया गया था। और उसके अंदर जो स्टाफ बैठ के काम कर रहा है, जो डिक्टेट कर रहा है या फिर लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, वो उनका ब्रेन है। तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त था। जब ये इनिशली बना 2016 की बात है, लाहौर के अंदर मुतारिफ हुआ, पायलट प्रोजेक्ट था और उसने काम शुरू किया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी इशू सिर्फ ये है कि एक कोई सियासी जमात कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, बदकिस्मती से वो चली जाए तो दूसरी सियासी जमात आके उसको परसू ही नहीं करती, उसको आगे लेके ही नहीं चलती। और इसका नुकसान ये हुआ कि लाहौर के अंदर तकरीबन कोई 750 के करीब कैमरे लगे थे, और इस वक्त जो ऑपरेशनल कैमरे हैं वो उनकी तादाद तकरीबन कोई 320-325 है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक प्रोजेक्ट जिसकी वजह से, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था माल रोड पे 2017 में, और जिसके अंदर डॉक्टर अहमद मुबीन और कैप्टन अहमद मुबीन और DIG शहीद हुए थे। तो उस जो वाक़ये के अंदर सहूलत कार था ना, जहाँ पर वो खुदकुश बमबार को जैकेट पहनाई गई थी, उसकी तलाश ये सेफ सिटी के कैमरों की मदद से हुई थी। क्योंकि अभी वो नया प्रोजेक्ट था, वो सेफ सिटी कैमरों से उस वक्त वो तमाम जो है ऑपरेशनल थे, तो इसलिए उसका फायदा बहुत ज्यादा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि ये कैमरे
चोरों की, जराइम पेशा अफराद की निगरानी के लिए लगाए गए हैं, और जब सुबह उठ के देखते हैं तो पता चलता है ये कैमरे चोरी हो गए। ये पहले हम लतीफे सुनते थे। यहीं पे थोड़ी काटूंगा, सॉरी, एक कॉल है, हमने कॉल लेनी पड़ेगी हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर पुलिस वालों की तरफ से ये इश्तिहार जारी किया होता है कि ये मनशियात फरोश है, ये चोर है, ये इश्तिहारी है, तो ये हमें मतलूब है, ये हमें ढूंढने में मदद दें और किसी हमें इतला दें। तो क्या ये अवाम का काम बनता है कि वो इस तरह चोरों को, मुजरमों को ढूंढ कर पुलिस के हवाले करें, और पुलिस किस काम के लिए होती है? काइंडली ये थोड़ा गा कीजिएगा। शेख साहब। जी, इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये पुलिस की ही ड्यूटी है। कोई भी शख्स जो इश्तिहारी हो जाए, जो नहीं मिल रहा, पुलिस का एक अपना मैकेनिज्म होता है जिसके तहत वो इसको ट्रेस आउट करते हैं। आवाम के जानो माल का तोहफ़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी उसकी हेल्प लेते हैं। उनका अपना एक प्रोसीजर होता है जिसको ये फॉलो करते हैं। ये आम सिटीजन की ड्यूटी नहीं है। अगर है तो अगर किसी को पता चल जाता है तो वो जरूर इन्फॉर्म करते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और शहरी को इसमें, शहरियों को इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर वो किसी को ऐसे मुजरिम को देखते हैं या मुलजिम को देखते हैं कि वो घूम रहा है या फिर रहा है, तो उसकी शिनाख्त जरूर करवाएं। जी। और वो इदारा आइसोलेशन में तो वर्क नहीं कर सकता ना। ऐसे है नहीं जुबैर साहब, ये वही बात है, मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर ऐसा होता है। लाहौर का एक इलाका है सत्तू कतला, कुछ अर्सा पहले मैंने ये रिपोर्ट किया है कि एक शख्स पुलिस उसको पकड़ के ले आएगी जी, ये फेक कॉल्स करता है। तो जाकर हमने उसका इंटरव्यू किया, पता किया कि क्या हुआ। उसने कहा मेरे साथ वाले घर के अंदर चोर घुसे थे, वो चोर वारदात कर रहे थे। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जितनी देर में पुलिस पहुंची उतनी देर में चोर चले गए। तो बजाय पुलिस उन चोरों को पकड़ती, उसको पकड़ के ले गई कि तुमने 15 पे कॉल क्यों की, और उसके खिलाफ फेक कॉल करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। अगले दिन उसकी शादी थी, वो बेचारा तो उसी चक्कर में फंस गया कि मेरी तौबा, दोबारा कभी कोई कहीं मर्डर भी हो रहा होगा तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा। तो पहले तो हमें अपने रवैयों को ठीक करना है ना। यहाँ पर लोग अगर किसी की मदद करना भी चाहें तो वे सोच के नहीं करते कि भाई हम कल मुश्किल में ना फंस जाए। असल में उमर साहब, मेरा ख्याल है अवाम को अवेयरनेस और एजुकेशन देने की भी तो बहुत ज़रूरत है ना। ऐसी कैंपेन्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जानी चाहिए कि लोगों को आगाह किया जाए कि आप भी ऐसे मतलब सोशल नॉर्म्स के अंदर इन्वॉल्व हों और बेहतरी, सोसाइटी की बेहतरी के लिए खुद भी जो है वो काम करें। तो यहाँ पर एक सवाल है शेख साहब, अगर एक शख्स है और उसके साथ डकैती का हादसा पेश आया है और उसको थ्रेट किया गया है, तो उसके बाद अगर उसको मर्डर कर दिया गया या उसको कत्ल कर दिया गया, तो इस सूरत में क्या सज़ा होगी? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सज़ा तो मर्डर की वही है जो डेथ सेंटेंस है। ये सारा डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर और एविडेंस के ऊपर। एक्चुअली जो कन्विक्शन है वो टोटली डिपेंड करती है एविडेंस के ऊपर। एविडेंस का हमारा प्रोसीजर जो है कलेक्शन का वो इतना पुअर है कि एविडेंस कलेक्ट हो ही नहीं पाती। अगर हो गई है तो प्रिजर्व नहीं की जाती, प्रिजर्व हो गई है तो फोरेंसिक तक नहीं पहुंचती। तो ये मैं समझता हूँ कि वो लैप्सेस हैं जिनकी वजह से पनिशमेंट हो ही नहीं पाती, कन्विक्शन से जो है वो बच जाता है एक्यूज। हमें किसी भी जितने भी जराइम हैं इनको मिनिमाइज करने का सिर्फ एक तरीका है कि अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो फेयर हो जाए। ऐसी क्या डिस्क्रिपेंसीज इन्वेस्टिगेशन के दौरान लैक्यूनास छोड़े जाते हैं या ऐसी नेग्लिजेंस, वो कौन सी नेग्लिजेंसीज हैं जिनकी बुनियाद पर हम आए रोज़ देखते हैं कि स्पेशली जो डकैती के मुल्ज़िमान हैं या स्नैचिंग के या थेफ्ट के, वो मेरा ख्याल है को 2 महीने बाद ही बाहर आ जाते हैं या इससे भी कम टाइम में वो जो है ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता। तो ये क्या ऐसी लैक्यूनाज हैं जो आमतौर पर आप प्रैक्टिस में देखते हैं? उसमें सबसे पहली बात यह है कि फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स जा रहा है, उसके साथ एक डकैती का इंसिडेंट हो गया, उसने सबसे पहले तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना कि वो बच गया। उसके बाद उसने मौके के ऊपर 15 पे कॉल देनी है जी। 15 पे जब कॉल दी तो उसके बाद पब्लिक में से कोई उसका विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं होता। पहली बात ये तो आम बात है। एक तो पहला ये उसमें वीक पॉइंट आ गया कि उसमें एविडेंस जो है फिजिकल एविडेंस जो है वो बिल्कुल ही नहीं है रोज की बुनियाद पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद अब सारी की सारी इसका जितना भी है रिलायंस आ जाता है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि भाई साहब फरमा रहे थे अभी उमर साहब के सेफ सिटी कैमरास के ऊपर, तो सेफ सिटी कैमरास की जो पोजीशन उन्होंने बताई सेम यही है।
90% जहां पर वकूआ होता है वहां पर पहली बात कैमरा ही कोई नहीं लगा होता। अब अगर कैमरा है तो जिस शख्स के यहाँ कैमरा लगा हुआ है, एक तो गवर्नमेंट ने खुद इंस्टॉल किए हैं, एक प्राइवेट लिए हैं, जो प्राइवेट कैपेसिटी में लगे हुए हैं, अगर उनसे आप जाके कैमरा रिकवर करते हैं पुलिस वाले तो वो कैमरा तो रिकवर हो गया, लेकिन जो उस घर का मालिक है वो उसकी एविडेंस बनने के लिए तैयार नहीं है, ये भी आ गया। सो लैप्सेस डिफरेंट है। उसके बाद फोरेंसिक को भिजवाना है, वो नहीं पता, वो आईओज जो है उसमें नेग्लिजेंस कर जाते हैं। तो ये तमाम चीजों का बेनिफिट जो है ये एक्यूज को अल्टीमेटली मिलता है। चला जाता है। मैं सॉरी इसमें एक छोटी सी बात अगर आपकी इजाजत हो ऐड करना चाहूंगा। जो आपने पहला क्वेश्चन किया डकैती विद मर्डर, उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि हर ऑफेंस जो है ना उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन दिया हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। सिंपल डकैती है उसका एक अलग सेक्शन है, डकैती विद मर्डर उससे अगला सेक्शन है, वो एक अलग इंडिपेंडेंट सेक्शन है, उसकी सजा डिफरेंट है, उसकी सजा डिफरेंट है। और डकैती विद मर्डर की सजा एनहांस करके उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू डेथ तक कर दी गई है, और प्लस उससे ज्यादा इसमें मर्डर की दफात भी शामिल हो जाएंगी। और सेकंड बात जो इसमें ये 302 भी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। और दूसरी इसमें बात जो आपने कही अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि मैक्सिमम ये स्ट्रीट क्राइम के वाले से जो पाकिस्तान में कवानीन है उनमें मैक्सिमम सजा है कितनी? डिफरेंट है जी। अब जैसे रॉबरी है उसकी सजा 3 साल से लेकर 10 साल तक है। ठीक। अच्छा, ऑफेंस अगर डिफरेंट ऐड हो जाते हैं उनकी सजा भी अंदर ऐड होती जाती है। अब ये अप टू 14 ईयर्स तक जाती है ऑफेंस की नेचर के ऊपर कि ऑफेंस किस किस्म का किया गया है। इसी तरह थेफ्ट है उसकी सजा 3 साल है, लेकिन अगर आप कोई कार वगैरह स्टोलन करते हैं तो उसकी सजा 7 साल तक चली जाती है। ये डिफरेंट ऑफेंसेस की डिफरेंट सजा दी गई है। एक बात छोटी सी जो मैं ऐड करने के लिए आपको मैंने टाइम लिया कि जो डकैती रॉबरी वगैरह के या थेफ्ट वगैरह के पर्चे होते हैं, स्पेशली तौर पर जो स्ट्रीट क्राइम्स की बात होती है, डकैती रॉबरी के पर्चे होते हैं, वो होते हैं जिसमें आप उन पर्सन्स के अगेंस्ट पर्चा कर रहे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। फिर उसका हल क्या होता है, आप उनके नाम तो जानते नहीं है, बैनामा पर्चा उन पे दे नहीं सकते हैं, आपने उनके हुलिया जात बताने होते हैं। उसके बाद जो मेन उसके अंदर जो प्रोसीजर के अंदर है कि जब कोई एक्यूज्ड अरेस्ट होता है आपके पर्चे में, फिर उसकी शनाख्त परेड कराना जरूरी है। ठीक। अगर शनाख्त परेड में लेकुनाज है तो फिर जारी बात है बेनिफिट ऑफ डाउट। जो असल बात तो ये है ऐसे जुराइम के अंदर जो कंप्लेनेंट होता है वो तो इस चीज के लिए भी राजी नहीं होता कि वो अपने केस को प्रोसीड कर सके। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है। कोई भी आम शहरी है वो दुश्मनी उसको पता होता है कि इस शख्स ने 2 महीने बाद बाहर आ जाना है, तो मैं इससे क्यों दुश्मनी ले लूं कि ये आगे वापस आके मुझे फिर कोई अटेम्प्ट करे, तो इससे बेहतर ये है कि मैं अपना केस ही छोड़ दूं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है क्योंकि कलेक्शन ऑफ एविडेंस उसका जिम्मा है। अब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आयशा बात कर रही हूँ पिंडी से। मैं पूछ सकती हूँ कि मैं एटीएम से एक दिन जी थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी हेलो जी फरमाइए। मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं एक दिन एटीएम से पैसे निकलवाने गई थी जी, और जैसे ही मैं पैसे निकलवा के बाहर आई हूँ तो 1 पॉइंट पे मुझसे पैसे भी छीन लिए गए और मेरा एटीएम कार्ड भी छीन लिया गया। तो मुझे लॉ एस्पेक्ट में मुझे क्या इसकी सिक्योरिटी मिल सकती है? जी ज़ैद साहब। जी सिक्योरिटी तो वही है जो कि हमारा सिक्योरिटी का नाकस इंतजाम है, लेकिन हर एटीएम के बाहर भी कैमरे इंस्टॉल किए, अंदर भी कैमरे इंस्टॉल किए हैं। सबसे पहले तो मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए वो जो एक्यूज्ड है उनको सर्च करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा भी डिफरेंट तरीकाकार है, डिफरेंट तरीकाकार से एक्यूज सर्च किया जा सकता है। लेकिन पहली बात यह है कि आपने अपना फर्ज निभाना है, आपने उसको रिपोर्ट करना है उस केस को। उसके बाद फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या गवर्नमेंट का अदारा है वो फिर हरकत में आएगा। उसके बाद फिर आपको जो है वो थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है। रिपोर्ट के अंदर भी मैं एक चीज़ बता दूं, आमतौर पे होता है इस तरह, और ये जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ आम आवाम जो है जी ज़रूर, कि रिपोर्ट के अंदर ना आपने एक तो प्रिसाइसली इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है, पॉसिबली जितने विटनेसेस हैं उसको भी जिक्र करना है, डेट डे एंड टाइम, ये तमाम चीजें जो है ना वो एग्जैक्टली जो है ना एफआईआर में होता है। इसलिए आम बंदा जब जाता है ना तो वो सिर्फ सिंपल सा वाकया लिखता है, ना डेट लिखता है, ना टाइम लिखता है, ना ही उसके अंदर जो है ना वो विटनेसेस लिखता है, जिसकी वजह से जो है ना वो कमज़ोर की बुनियाद, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके फिर आगे से केस ने चलना होता है। और जिस तरह अभी शेख साहब ने भी बताया कि corroborative पीस ऑफ जो एविडेंस है ना बेसिकली, क्योंकि हमारे क्रिमिनल लॉ में सिविल लॉ से जो हट के बात है वो ये है कि आपने केस साबित करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये जो क्राइटेरिया है ना इसको मीट करने के लिए फिर आपकी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह ही मजबूत होनी चाहिए जिसके अंदर जो है ना वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप जो है ना उसको साबित करें। ठीक, अनलाइक इन सिविल मैटर्स जहाँ पे प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस में भी चला जाता है। तो इसलिए जो आपकी रिपोर्टिंग है ना वो बड़ी प्रिसाइज
टू द पॉइंट। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये प्रोग्राम तो शुरू ही इसलिए किया गया कि आम आवाम को आगाही दी जाए, और बड़ी डिटेल में आपने ये तफसील से बयान किया कि क्या क्या चीज़ें जब आप रिपोर्ट करवाते हैं किसी चीज़ को भी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसकी बनती है FIR जिसको कहा जाता है क्रिमिनल लिटिगेशन में, तो उसमें ज़रूरी है कि आपको डेट टाइम हर चीज़ को मैच करना है, आपने लिंक करना होता है सब तमाम एविडेंस को, ताकि आप एक हर चीज़ को करॉबरेट करके एक बाकायदा केस बनाया जा सके। तो उमर भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमने देखा है कि नॉर्मली लोगों के साथ जब स्नैचिंग का वाक़या होता है या डकैती का वाक़या होता है, तो पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है कि डकैती का पर्चा ना काटा जाए, इसको चोरी के पर्चे में ही लिख दिया जाए और चोरी का पर्चा काट दिया जाए। तो ये क्या वजूहत है? चोरी का भी काट दे तो लोगों को रिलीफ मिल जाता है, वो डोसरबाजी का काटते हैं, वो 420 करते हैं कि जी बातों में लगा के छीन के ये लेके चला गया, वो गन पॉइंट या फिर स्नैचिंग, या वो ये लिख देते हैं घर के बाहर से चोरी हो, बस नहीं चोरी भी नहीं ना, पर उसके ना वो क्राइम का एलिमेंट एंटर ही नहीं करते। वो कहते हैं आपने अपनी नेग्लिजेंस से किसी को दे दिया है, बातें करते हुए दे दिया है, तो वो FIR पहले कटवाना या दर्ज करवाना ये एक मुश्किल प्रोसेस है। फिर जिस तरह मेरे रिस्पेक्टेबल ये दोस्त बात कर रहे हैं कि जो FIR है, देखिए बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ना 4 चीज़ों पर बेस करता है। आपकी पुलिस है, आपकी जुडिशरी है, आपकी प्रोसिक्यूशन है, फिर आपकी जेल है। तो ये चारों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। इन चीज़ों के बाद जाके मुजरिम को सज़ा मिलती है। अगर एक जगह भी आप लैग कर गए तो वो बंदा बाहर आ जाता है। मैंने दर्जनों ऐसे मुलजिमों को इंटरव्यू किए हैं जो 100 मुकदमात में नामजद थे, जेल में कई दफ़ा जा चुके हैं, वापस आ चुके हैं। वजह क्या होती है कि उनके खिलाफ जो एविडेंस का कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो ठीक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैंने एक FIR करवाई है, मेरा मोबाइल स्नैच हो गया या मेरे से पैसे ले गए, तो मैंने उसकी रकम इतनी ज़्यादा लिख देनी है कि वो जो बाद में फिर मैं खुद साबित नहीं कर सकूंगा। फिर मैंने उसको वकूआ इस तरह से बनाना है कि बाद में जब तफ्तीश होनी है तो वो जगह ऐसी मैच नहीं कर पाती। तो बहुत सी जगह पर लैग करते हैं वो लोग कंप्लेनेंट्स जो FIR लॉन्च करवा रहे हैं। भाई, हम यहीं से शुरू करेंगे, आपकी बात काट रहा हूँ। एक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, MQM के सीनियर मेंबर हैं और साबका MNA भी रह चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रेहान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी करम अल्लाह का शुक्र है। जी ये जो हमने पिछले दिनों कराची में देखा, चंद दिन पहले एक बड़ा नाखुशगवार और बहुत संगीन वाक़या पेश आया जिसमें एक इंजीनियर तालिब इल्म की जान ले ली गई सिर्फ ये स्नैचिंग के चक्कर के अंदर। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची को जिस तरह मक्तलगाह बनाया गया है और आपके चैनल्स के जरिए, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के जरिए जो दिखाया जा रहा है, वो तो एक वो है जो रिकॉर्ड पर आ जाती है चीज़ें। मगर बदकिस्मती ये है कि वो तसलसल जारी है जिसमें नौजवानों को, जिनकी उम्र अमूमी तौर पर 18 से 30 साल के दरमियान है, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। क्या ही अजब इत्तेफाक है कि ये जो नौजवान जिनको शहीद किया जा रहा है मोबाइल स्नैचिंग के नाम पर, ये अजीब इत्तेफाक है कि ये ज़्यादातर हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन होल्डर्स हैं और मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इकनॉमी में, पाकिस्तान के प्रोफेशनल एरिना में एक बहुत बड़ा किरदार मुमकिना तौर पर करने वाले नौजवान बन सकते थे। ये क्या अजब इत्तेफाक है कि ऐसे ही नौजवानों के अमवात की खबरें आ रही हैं। क्या बईद नहीं ये बात कि क्या ये टारगेट किलिंग के वाकयात और इसका इंटेंट ऐसा हो कि ऐसे पढ़े लिखे फ्यूचर पोटेंशियल नौजवानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की वेलबींग के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकें। सही। हाशमी साहब, ये बताइएगा कि माजी में इतनी लंबी हुकूमत MQM की भी वहाँ पे रही और MQM हमेशा दावा करती रही कि स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए MQM हमेशा जो है वो नए से नए कानून साजी और इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। तो आज तक इतनी देर हुकूमत करने के बावजूद भी कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स को क्यों नहीं रोका जा सका? मैं दोबारा अर्ज करूं, MQM को इन स्ट्रीट क्राइम से बराह रास्त नुकसान है ना। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा रिकॉर्ड भी दुरुस्त करें कि MQM का कौन सा हुकूमत रहा। 15 साल से तो पीपल्स पार्टी मुतलकुल अन्नान हुकूमत कर रही है। 18वीं तरमीम की रूह से जो जिम्मेदारी बनती है वो सूबे की बनती है
और सूबे का इख्तियार है लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने का। नहीं, आज सुबह मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि या तो लोगों को बंदूकें पकड़ा दी जाएं या फिर हर शाहराह पर बैरियर्स लगा दिए जाएं। तो इस तरह से अगर इन बयानात से क्या ये ऐसी बदअमनी फैलेगी नहीं ज्यादा? नाकाम हो गई है और अपनी नाकामी को तस्लीम करती है तो कराची वालों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। कराची वाले अपने हकूक के लिए या नहीं, क्या बंदूकें, जरा ये बताइएगा हाशमी साहब, क्या बंदूकें पकड़ाने से कोई ज्यादा अमन कायम हो जाएगा? मरने के लिए तैयार है? आपको दिफा का हक नहीं है? आपके घर में कोई घुसेगा तो आप हाथ बांधकर उसको वेलकम करेंगे क्या? लेकिन टारगेट किलिंग के वाकयात भी तो एमकेएम से ही शुरू हुए ना, एमकेएम के दौर से ही। नहीं, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना। नहीं, मैं एक बात हम भेड़ बकरियां हैं। अब आप मेरी बात को रिस्पॉन्ड कर देते ना, आप बीच बीच में आपने जो बात कही है वो सुन लें। अगर आप समझते हैं कि हम इक्वल सिटीजन नहीं है पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में लोगों को अपने दिफा के लिए असलाह का हक इस्तेमाल करने का हक हासिल है और कराची वालों को असलाह का इस्तेमाल करना अपने दिफा के लिए हक हासिल नहीं है, तो ये मुतासिबाना तर्ज अमल है। हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि अमन अमान का क़याम अमल में लेकर आए और अगर नहीं कर पा रही तो रेंजर्स को मुतहरिक करें, रेंजर्स को इख्तियारात की नोटिफिकेशन दें। हम रिकॉर्ड पर लेकर आते रहे कि जितने टारगेट किलिंग में एमकेएम के कारकुनान, पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए, एमपीए शहीद हो चुके हैं, शायद ही किसी जमात के साथ ऐसा हुआ हो। आज भी हमारी ग्रीवियंस है कि एमकेएम के साथ जो कुछ हुआ, इस्तेसाल हुआ, जो टारगेट किलिंग में हमारे कारकुनान कत्ल हुए, तो आज तो अमन अमान है और खास तौर पर एमकेएम की काविशों से और एमकेएम की काविशों से आज अमन अमान है कराची में। जो रेंजर्स के जरिए ऑपरेशन शुरू हुआ उसका कंक्लूजन आ जाना था, जो आ गया था, और अब रेंजर्स के इन्वॉल्वमेंट की दोबारा जरूरत है। हम आपके चैनल के तबस्सुर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर या तो रेंजर्स को नोटिफाई किया जाए और रेंजर्स को इख्तियारात दिया जाए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको बराह रास्त उसको मॉनिटर करें। और साथ ही साथ मैं यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि आप प्लीज ये भी बता दीजिए कि एमक्यूएम के दौर में ऐसे कौन से इकदाम उठाए गए जिससे स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम में मदद हासिल हो? अव्वल तो ये कि एमक्यूएम के पास कभी भी ऐसा वो इख्तियार नहीं रहा। हाँ, एक वक्त था जब एमक्यूएम के पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी सूबाई तौर पर, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने नाजरीन को मेयर कराची एमक्यूएम के रह चुके हैं। जी, और मैं इसलिए तो आपको लाइव आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ कि आप इसको एनालाइज कर लें, सीपीएलसी का डाटा निकालें। एमक्यूएम के पास जो 3-4 साल मिनिस्ट्री थी उसमें डाटा देख लें और उसके बाद जो हशर होता रहा कराची का उसको डाटा देख लें, क्योंकि हम तो ओन करते हैं ना, कराची में अमन होगा तो हमारी सियासत होगी। हमारी सियासत उसी वक्त होगी जब कराची में अमन। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी शुएब साहब, मैं एक तबसरा करना चाहूँगा। लॉयर्स भी बैठे हैं, यू योरसेल्फ आर अ लॉयर। एक पर्सन जो असले के साथ है प्री डिटरमिन्ड माइंड से, यानी कि वो प्री डिटरमिन्ड माइंड से बैठा, जी मैंने ये वकूआ करना है, और एक पर्सन है जिसने सिर्फ अपने पास हिफाजत के लिए रखा हुआ है। जब ये कार्रवाई होनी है, क्या उसके पास मोस्ट ऑफ द टाइम इतना टाइम अवेलेबल होगा कि वो असला निकाले और उसको रिटेलिएट करे? ये भी एक सिचुएशन है। फुल फ्लैश क्रिमिनल लॉयर्स भी बैठे हैं, क्राइम रिपोर्टर भी बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, गन्स आर नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल करें, ये तो गवर्नमेंट का काम है, हर बंदे काम है कि ऐसे जुराइम को रोकें। हर बंदे को बंदूक पकड़ा देंगे तो बस फिर वो जिस तरह कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर बात होगी ना। जब आप गवर्नमेंट जो है वो स्टेट जब अवाम के पैसों से, अवाम के टैक्स से इतने बड़े प्रोजेक्ट, सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स लगाती है, इतनी बड़ी टास्क फोर्सेस का आगाज़ करती है, जो हमने पिछले कई सालों से देखा। मुशर्रफ साहब के दौर से हमने देखा स्ट्रीट क्राइम्स जो जिस तरह से बढ़े, और फिर उसके लिए पहले मुहाफ़िज़ मुतारफ़ कराए गए, फिर अब डॉल्फिन फोर्स मुतारफ़ कराएगी, स्पेशल टास्क फोर्सेस भी, CIA जैसी एजेंसीज भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ऐसे जुराइम की रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही। ज़ुहैब साहब, इस पर आप क्या कहना चाहिए? इसमें उन्हीं की बात को अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दूं तो सेक्शन 96, 100, 103 सेल्फ डिफेंस का हक देता है अगेंस्ट बॉडी और अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी। लेकिन चाइल्ड जो एक्यूज को कहा जाता है द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, क्यों? क्योंकि एक्यूज ने नहीं खुद को बेगुनाह साबित करना, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि उसको गुनाहगार साबित करे। जी बिल्कुल। जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है आपके ऊपर। फिर आपने कहना है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मारा है, फिर आपने प्रूव करना है, अदरवाइज आप गिल्टी जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी वाजे जो है ना फर्क है दोनों चीजों में, कि अगर हम लोग किसी ऐसे सेल्फ डिफेंस में, अव्वल तो टाइम नहीं होता
पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा आपकी गन कनपट्टी पे रख दे और आप अपना पिस्टल निकाल कर उसको रिटेलिएट करने की कोशिश करें, तो आप सीधा सीधा जान से जाएंगे। तो इस तरह के मामलात में जो सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए बंदे की अपनी जान की होनी चाहिए, क्योंकि जान माल से ज्यादा कीमती है। मैं एक ऐड करूंगा, फिर हर बच्चे को, फिर हर बंदे को कमांडो ट्रेनिंग भी दें साथ साथ। कमांडो ट्रेनिंग जी, किसी ज़माने में एफएससी में होती है। उमर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ट्रेनिंग की बात आपने कही, अभी रिसेंटली शादरा लाहौर का एक इलाका है, वहां पर 2 डाकू बड़े मुतहरिक थे जिन्होंने 2 महीने के अंदर 16 अफराद को टारगेट किया, जिनमें से 6 की जान गई। पुलिस इनकाउंटर में वो दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका तरीका वारदात बता रहा हूँ कि उनमें जो 16 अफराद थे उनमें 2 पुलिस एहलकार भी थे। ठीक। उनको ना सिर्फ उन्होंने लूटा, उनसे वेपन छीना, उन्हीं के वेपन से आगे जाके उन्होंने वारदात की। आप आम शहरियों को वेपन देने की बात कर रहे हैं, वो वेल ट्रेंड थे, उनसे वेपन छीन के सरकारी वेपन से आगे जाके वारदात कर रहे हैं। तो डी वेपनाइजेशन ही क्राइम को रोकने का एक हल है। अगर आप सोसाइटी को वेपन से पाक करेंगे तो ये हल नहीं है। हाँ। बिल्कुल आपको सोसाइटी में अमल लाने का हल नहीं है। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा सवाल तमाम एडवोकेट से है कि मेरे घर पे चोरी हुई थी और जो मुलजिम था वो हमारी गली में ही रहने वाला था। हमारे पास आई विटनेसेस भी थे, हमारी गली में ही चौकी भी थी, उनको हमने कंप्लेंट की, प्रॉपर FIR दर्ज की। उन्होंने थोड़ी बहुत लेजी अपनी कार्रवाई भी की। उसके बाद उन्होंने हमें ये कह के मना कर दिया जी कि जो मुलजिम है उसने मस्जिद में जाकर हल्फ उठा लिया, इवन तो उसके अगेंस्ट सारे हमारे पास विटनेस मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, लेकिन उसने मस्जिद में जाके हल्फ उठा लिया, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जी तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? जी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हल्फ की कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरह सिविल प्रोसीडिंग्स में कर दी जाती है। पुलिस का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगी, वो किसी को गुनाहगार या बेगुनाह नहीं कर सकती। उसके पास जब सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा फिर वो चलान कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी। अब ये कोर्ट ने देखना है क्या है कि फलाना बंदा गुनाहगार है या नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस का रोल इसमें इतना ही है कि उसने जो है एक्यूज को गिरफ्तार करना है, जिस पर इल्जाम लगाया गया उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करना है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद अगर तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर वो उसको चलान कर देगी। अगर वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस सफिशिएंट नहीं है उसके अगेंस्ट कोई चलान नहीं वो बना सकती, तो फिर वो डिस्चार्ज रिपोर्ट कर देगी। और अगर ऐसा हुआ है कि हल्फ की बिना पर नहीं, तो क्या उसके पास कोई रेमेडी है उस शख्स के पास? नहीं, हल्फ की बिना पर नहीं हो सकता, वो भी प्राइवेट कंप्लेंट में जा सकता है क्योंकि नॉमिनेटेड है ना। वो 22A22B भी 22A22B की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो तो FIR से पहले की स्टेज है ना। ठीक हो गया। यहाँ पे तो फिर वो अगर पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रही है, फिर वो प्राइवेट कंप्लेंट में जाएगा। आई थिंक 22A22B इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सब सेक्शन 6 जो है ना जस्टिस ऑफ पीस के पास ये अथॉरिटी होती है, नहीं हो रही तो उसमें भी आ सकती है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि आपने हायर ऑफिसर्स को जाके टच करना है, उसके बाद फिर आपने जो पुलिस का हिरार्की है उसको फॉलो करें। अगर उससे नहीं उनको रिलीफ मिलता तो देन वो कोर्ट में आएंगे। ये पुलिस का ना बर्डन कम करने के लिए मेरा ख्याल है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर एक ADR बना था, अल्टरनेट डिस्प्यूट जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ADR यही था ना कि पुलिस तक कंप्लेंट गई है, उससे पहले ही आप अपना इशू एक जगह पर बैठे हैं, वो मोअज़्ज़ीन बैठेंगे और बैठ के वो इस किस्म के मामलात के लिए नहीं है, वो जैसे 489F के मामलात हैं उस किस्म के मामले। सिंपल कहते हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है ना उनके लिए वो मामलात है, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उनके लिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं ये स्ट्रीट क्राइम्स की तो अमूमी तौर पर हम रिपोर्ट्स भी देखते हैं ऐसी। उमर साहब आपको तो पता होगा इस चीज़ का, और आप सब प्रैक्टिसिंग जो लॉयर हैं आपको भी यकीनी तौर पर पता होगा कि अक्सर बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मामला जिस तरह नेग्लिजेंस इख्तियार की जाती है, या फिर ये भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि जो हमारी पुलिस में कुछ काली बेड़े ऐसी मौजूद हैं जो कि ऐसे जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करती हैं और उनकी वजह से भी ये जुराइम जो है वो नामुमकिन हो गया है कि इनको रोका जाए। तो इस पर आप उमर साहब क्या कहेंगे? सर वेरी अनफॉर्चुनेट, गुज़िश्ता रात ही चूं का एक वाक़या मैंने रिपोर्ट किया, रात 12 बजे के बुलेटिन में वो ब्रेक भी हुआ। 2 पुलिस एहलकार नाका लगा के शहरियों को रोक रहे थे, तलाशी ले रहे थे, जो उनके मतलब प्रेशर में आ गए, उनकी जेब से उन्होंने पैसे निकालने, मतलब ये उनकी रूटीन थी। एक कोई ऐसा बंदा जो कि शायद लॉयर था, जो लॉ को समझता था, उसने प्रॉपर चैनल के जरिए उनकी कंप्लेंट की, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और वो अब इस वक्त हवालात में है। तो जिन्होंने क्राइम को रोकना है वो खुद क्राइम कमिट कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर अक्सर पुलिस ऑफिसर्स के ही मतलब कोई 1 महीना पहले की बात है, एक SHO बाटापुर है, उन्होंने कंप्लेन की
कि हम यहाँ पर जो ड्रग डीलर्स हैं उनको पकड़ते हैं और पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का विंग है CIA, वो आके उनको छुड़वा के ले जाता है। तो जो आप अगर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस एहलकार या कोई पुलिस ऑफिसर एफर्ट कर रहा है तो इसी डिपार्टमेंट के कुछ लोग तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और ये भी बताइएगा उमर साहब कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके साथ कोई स्नैचिंग होती है या कोई थेफ्ट का मामला आप रिपोर्ट करते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, तो अमूमी तौर पर आपकी रिपोर्ट लिख ली जाती है या जो भी किया जाता है, चोरी की लिखी जाए या डकैती की लिखी जाए, लेकिन जहाँ पर डकैती की बात आती है वहाँ पर CIA ज़रूर इन्वॉल्व होती है या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी उस सूबे में या उस कस्बे में मौजूद होती है वो ज़रूर इन्वॉल्व होती है। तो वो इस अमल में किस हद तक इन्वेस्टिगेशन में मौसर किरदार अदा करते हैं? बेसिकली CIA इन्वेस्टिगेशन का एक विंग है जो सिर्फ हीनियस क्राइम को देखता है, ठीक, रॉबरी को देखता है, एक्सटॉर्शन को देखता है, किडनैपिंग को देखता है, किडनैपिंग फॉर रैंसम को देखता है, टेररिज्म को देखता है। तो उनका काम सिर्फ इन पर मतलब इस तरह के केसेस को देखना है। वैसे हर थाने के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन का एक ऑफिसर होता है जिसने रूटीन के क्राइम देखने, जब उससे टैकल नहीं हो पा रहे होते तो ये स्पेशल एक यूनिट है जिसका काम है स्पेसिफिकली उन केसेस पर काम करना जो बड़े हैं। तो जहां पर प्रेशर आता है वहां पर ये फिर लोगों को पकड़ते भी हैं। आपको आइडिया होगा कुछ, बिल्कुल, कुछ मतलब 1 महीने पहले की बात है, वो एक शख्स था जो कि पुलिस वालों को टारगेट कर रहा था। उसने 3 पुलिस एहलकारों की जान ली, 2 जख्मी किए। तो फिर पुलिस आधे लाहौर की पुलिस सिर्फ उस अकेले बंदे को ढूंढने के लिए लगी थी कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो जो बाद में कहा गया जी उसका तालिबान से ताल्लुक है, वो CTD को टारगेट करना चाह रहा था, तो ये CIA विंग ने बेसिकली उसको पकड़ा था। तो पकड़ने का कहते हैं ना उमर साहब के जब पुलिस कोई काम करना चाहे या कानून नाफिज वाले इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी जुर्म को रोकना चाहें, चाहे वो दहशतगर्दी से मुतालिक हो, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक हो, तो वो रोक लेते हैं और उनको आता है रोकना। जब बात आती है उनके अपने ऊपर, जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पुलिस वालों की शहीद हुए और टारगेट किलिंग की गई, उसमें पुलिस वालों ने ढूंढ कर लोगों को पकड़ा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की। तो जब आम शहरी की बात आती है तो फिर ये अपनी तमाम सलाहियतें क्यों नहीं बरोकार लाते? बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं। असल में पुलिस वाले कभी उनके कुछ ऑफिसर्स हैं, एक मुझे ऑफिसर के बात याद है कि जो क्रिमिनल है वो ज़मीन के नीचे ना गया हो और ज़मीन से ऊपर ना चला गया हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर वो ज़मीन के ऊपर है ना तो वो भाग नहीं सकता अगर पुलिस चाहे। तो जब खुद पे बात बनती है तो प्लानिंग भी ऐसे होती है, स्ट्रेटजीज भी वैसे बन जाती हैं, फोर्सेस एक्टिव भी वैसे हो जाती हैं। आप बिलीव करें ये 2 बंदे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया शादरा में जो वारदातें कर रहे थे, जिन्होंने 2 पुलिस एहलकारों को लूटा, एक की जान ले ली, एक को जख्मी किया, उसको ढूंढने के लिए आधी लाहौर की पुलिस, सिर्फ सिटी डिवीजन, लाहौर का एक डिवीजन है, वहां पर गली गली में पेट्रोलिंग कर रही थी, उनकी खोज लगा रही थी। लेकिन आम किसी बंदे के साथ रॉबरी हो जाए और उनको लूट लिया जाए। अब आजकल लाहौर के अंदर एक करोला गैंग बड़ा मुतहरिक है जो 5 डाकू इकट्ठे वारदातें कर रहे हैं, 8 वारदातें कर चुके हैं, पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी। लेकिन वजह शायद यही है कि अभी तक उन्होंने किसी ऐसे बंदे को टारगेट नहीं किया जो पुलिस से लिंक करता है। वीडियो ऐसी भी देखी है जो कि एक लाहौर के एक आम इलाके में सुबह 8 बजे के वक्त जब लोग अपने कामों पर आ रहे होते हैं और अपनी दुकानें खोल रहे होते हैं, उस वक्त 6 डाकू जो है वो असला लहराते हुए लोगों से उन्होंने मुख्तलिफ बाइक्स छीनी। वो पैदल आए, उन्होंने बाइक्स छीनी, ना उन्होंने कोई निकाब किया हुआ था, कैमराज में वो आ रहे थे, उनको कोई किसी किस्म का खौफ नहीं था कि कोई एजेंसी या कोई पुलिस यहाँ पर मौजूद होगी और हमारे साथ क्या हो जाएगा, कोई ऐसा खौफ नहीं था। वो दंदनाते हुए आए, लोगों से चीज़ें छीनी और बाकायदा उनको ह्यूमिलिएट किया, लोगों को थप्पड़ मारे और उनसे किसी से पैसे छीने, किसी से बाइक छीनी। और एक शख्स था उसमें वीडियो में वाज़े नज़र आ रहा था कि एक शख्स ने उससे उन्होंने बाइक ली तो उसने वो कुछ चोट लगाया हुआ था, तो वो स्टार्ट नहीं हुई तो वो उन्होंने वहाँ ही फेंकी और दूसरे बंदे को रोका और उससे बाइक ली और फिर निकल गए। और अभी तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, लेकिन ऐसे जुराइम इस कदर लाहौर की, ये लाहौर की शहर की सिचुएशन है। तो ऐसा देखा जाए तो ये स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमारी कोशिश यही है। अब यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। अभी आपके शो में जिक्र हो रहा था जो 2 दिन पहले
नाखुशगवार वाकया पेश आया है, वो मैं उस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हूँ, उस लड़के की यूनिवर्सिटी में ही मैं पढ़ती हूँ। और अब हम लोग इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हैं कि मेरी फैमिली मुझे यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे साथ भी इस तरह की कोई वारदात हो जाएगी, क्योंकि कराची में इस टाइम कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ कभी कोई वारदात ना हुई हो। मेरा सवाल ये है कि मैं अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई वारदात हो जाती है तो मैं उसको रिपोर्ट कैसे करूं, और दूसरा सेल्फ डिफेंस कहाँ पे जाकर मुझे सीखना चाहिए? जी शुएब साहब, इसके अंदर तो हम पहले भी क्योंकि बता चुके हैं, शेख साहब भी बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको 15 पे कॉल करनी है। अच्छा, इसका फायदा भी मैं बता दूं, अक्सर लोग पता क्या करते हैं, 15 पे कॉल नहीं करते, दरखास्त लिख के ना थाने में ले जाते हैं, जी मेरे पास फलां जगह पे फलां जो है ना वो वकुआ पेश है। देखिए 15 की सबसे पहले तो आपको फायदा ये होगा कि एक तो रिकॉर्ड में चीज आ जाएगी कि भाई आपने जैसे ही क्राइम हुआ उसी वक्त आपने रिकॉर्ड कर दिया। दूसरी बात है कि 15 की कॉल जो है ना वो एसपी तक जाती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, वो उसकी रिपोर्ट आईजी तक जाती है, आईजी तक भी जाती है, लेकिन प्राइमरीली एसपी भी उसको जो है ना वो देख रहा होता है। तो वो जो चीज है ना, मतलब जो छोटे एहलकार हैं जो अगर वो मैनूवर हो भी सकते हैं ना, तो एसपी तक जरा मुश्किल हो जाता है। उसको डिनाई, मतलब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, उस पर रिस्पॉन्स करना लाजिम अच्छा, जहां तक बात है ना सेल्फ डिफेंस की, देखिए मैं तो यहाँ पर कभी भी अगर तो आप अपना बचाव करना चाहते हैं, अगर एक बंदे का पास गन है तो अनलेस अनटिल आप 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं और आप अपने होशो हवास में कायम है, तो फिर तो आप उसको देखें। मेरा नहीं ख्याल इसमें इतना एफिशिएंट बनना चाहिए। जब बात आपकी फेयर ऑफ डेथ हो या ऐसी कोई गन पॉइंट की बात हो तो फिर आपको बिल्कुल एफिशिएंसी नहीं दिखानी चाहिए, जान बची तो लाखों प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी है। अब आप उसके लिए जो है ना सेल्फ डिफेंस, तो कोशिश ये करें कि इस तरह के मामला जब भी वाकयात पेश हैं तो वो जो कह रहे हैं आराम से जो है ना उसकी कंप्लाई कर लें। हाँ, आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि अगर आपको पता है कि एक ऐसी सिचुएशन है तो सुनसान इलाकों से ना जाएं, या फिर अपने साथ कोई ऐसी कीमती चीज़ रखें ही ना। मिसाल के तौर पे गोल्ड, आजकल लोग वैसे भी जो है ना वो कम रवाज है, लेकिन कोई ऐसी कीमती चीज़ रखें ही ना जिसका आपको पता है। कैश जो है वो ज़्यादा ना रखें। अगर आपको पता है कि आपने एक ऐसे एरिया से जाना है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो है ना यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है। इसमें छोटी सी बात इजाजत हो आपकी, तो इन केस अगर आपका मोबाइल ही स्नैच हो गया है तो फिर आप खुद तो 15 पे कॉल नहीं कर सकते हैं, और इर्द गिर्द अगर आपके कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा, 15 पे कॉल करने की मदद नहीं कर रहा, तो फिर आपको लाजमी तौर पे थाने जाके ही रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। बिल्कुल। शेख साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मकसद आप देखें कि जितने भी कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और जितने भी प्रोग्राम्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके बावजूद अगर इन क्राइम्स की रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या हमें अपने कवानीन में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, या फिर हमें अपने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है? ऐसी क्या ज़रूरत हो करना चाहिए हमें स्टेट को? देखिए, हमें देखना ये है कि अगर क्राइम्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे तो उनकी वजूहात मैं समझता हूँ जो प्रिवेलिंग हमारे लॉज हैं ये सफिशेंट हैं। ठीक। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन में आ रही है। लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, सजाएं सफिशेंट हैं। अगर एक चोर को 3 साल सजा 7 साल मिल जाए तो वो सफिशेंट है, वो कम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो मिल नहीं रही। वो कैसे मिलनी है? वो उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं होती, एविडेंस कलेक्ट प्रॉपर नहीं होती, उनको प्रोड्यूस सही तरीके से या उनको प्लेस कोर्ट में सही तरीके से नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक जो है क्राइम बिल्कुल भी मिनिमाइज नहीं होना। क्यों? एक्यूज जो हैं वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर एक्विट हो जाते हैं, वो दोबारा से आके करने शुरू हो जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि ना सिर्फ वो एक्विट होते हैं बल्कि वो पहले से ज्यादा सीख कर आते हैं। मैं शेख साहब से बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा। उसकी 2 वजूहत हैं। क्राइम जो इस वक्त हमारा यहाँ पर क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 1860 के मुताबिक है। उस दौर में जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजी जो प्लानिंग हुई, एक शहरी की हिफाजत के लिए कितने पुलिस एहलकार होने चाहिए? 1860 के मुताबिक 450 शहरियों की हिफाजत के लिए एक पुलिस एहलकार का होना जरूरी है। 450 उस वक्त की आबादी, आज की आबादी। उस वक्त एक तफ्तीशी को कितने केसेस मिलने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए? एक
ये बहुत बड़ा सवाल है कि 1860 के कानून को आज 2024 के मसाइल जो आप फरमा रहे हैं ना, प्रोसीजरल लॉ की बात है बेसिकली। दोनों बात बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन लॉज जो हैं, हम कह रहे हैं जो प्रिवेलिंग लॉज जो हैं वो सफिशिएंट है, सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली वो मतलब आप कह रहे हैं स्पेशल सजाएं सफिशिएंट है, आप ये कहना सजा दिलवाने के लिए जो कानून है आप ये कहना चाह रहे हैं बर्डन सोसाइटी और गवाहों के ऊपर भी आ जाता है कि वो किस तरह से अदालत में जाने से कतराते हैं। सर ये मैं आपको एक बात स्पेशल लॉज की भी जरूरत है। और सर एक बात है कि अगर आगा सब इजाजत दें मुझे, ये मैं एक कॉल है प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रहमान। मेरा सवाल है सर, हेलो जी फरमाइए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि सर अगर हमारे यहाँ पे कराची में जब किसी की साथ कोई कार्रवाई होती है, जैसे कि कोई डकैत आके जब लूटता है या उसको गोली मार के चला जाता है, तो उसकी सीसीटीवी में तस्वीर भी आती है, सब कुछ होता है, ठीक है, उनको पकड़ के फिर उसके बाद जो है उनको बेल करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर अवाम जो है, अगर उन अपने पास लाइसेंस गन रखे हुए होंगे और वो उनको मारेंगे, तो उल्टा ये होता है कि उनके ऊपर केस हो जाता है कि कहाँ से लाइसेंस लेके आए हो, कहाँ से गन लेके आए हो, कहाँ से गोलियां चलाए हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसमें अब हम आवाम जो है वो क्या करें, जो कि आवाम को आए दिन कोई ना कोई रास्ते में आके 5,000, 10,000, 20,000 रुपए के लिए गोली मार के चले जाता है। और ये हुकूमत क्या कर रही है, ये आवाम के लिए क्या चीज है? जी ठीक है। और वो जो जज वगैरह और वकील वगैरह जो है वो कोर्ट के अंदर उनको बेल आउट दिलवा देते हैं, तो फिर वो किस तरीके से ये होगा, प्लीज जी इसका जवाब। साहब जब हम बात करते हैं ना, मतलब आप देखें कराची से कितनी कॉल्स आ रही हैं, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली सिंध में, चाहे वो कच्चे के डाकू, आपने देखा कि कच्चे के डाकुओं को आज तक कोई किसी किस्म का उनका कोई हल तलाश ही नहीं किया जा सका। वो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्होंने एक जजीरे पर काबिज हैं, और वो जब चाहे बाहर निकलते हैं, और कई बार ये सुनने में आता है कि बहुत बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स उनकी सरपरस्ती करते हैं। ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। इससे ज्यादा खौफनाक बात है कि उनके पास जो वेपन है वो विक्रस गन्स है, इंडियन गन्स। तो मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंडियन वेपन्स आ रहे हैं और वो यूज हो रहे हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो ये कोई लोकल इशू नहीं है। क्या उनका सवाल जो है, हम देखें सवाल बिग सिटीज से आ रहे हैं, असल इशू बिग सिटीज हैं। अब कुछ पंजाब के अजला ऐसे हैं जहां पूरे जिले का क्राइम लाहौर के एक थाने से कम है। लाहौर का एक थाना है काना, बहुत बड़ा थाना है, उसके जो एनुअली केसेस रिपोर्ट होते हैं वो खानेवाल जिले से ज्यादा है। मैंने एग्जांपल कोट की है। इसका मतलब है कि लोग टारगेट करते हैं बिग सिटीज को, और उसकी वजह भी ये है कि हमारे जो बड़े सियासी जमातें हैं उनका फोकस बिग सिटीज है। लाहौर बहुत से लोगों के लिए दुबई है, वो यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, ख्वाब देख के आते हैं। जब उनके ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो उनको पूरा करने के लिए अल्टरनेट वेज ढूंढते हैं। वो वेज ढूंढने के चक्कर में फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कुछ गैंग्स ऐसे हैं जो पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि क्या करते थे भाई, वो कहते जी मेहनत मजदूरी कर रहे थे लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे। हम तो सोच गए थे कि लाहौर के अंदर हमें नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अमीर होंगे, गाड़ियां देखते हैं बड़ी बड़ी। तो ये जो माहौल हम उनको दिखाते हैं, जो नजर आता है उनको, जब वो पूरा नहीं होता तो वो फिर क्राइम की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा और जहाँ तक इनके सवाल के अंदर ये वाला सवाल, वो क्या करें कि कोर्ट्स में उनको जमानत, हम पहले भी जवाब दे चुके हैं कि ये सारी लॉयर्स उनकी बेल करा देते हैं। लॉयर्स तो एक्चुअली जब एविडेंस ही नहीं होगा, केस ही मुकम्मल नहीं होगा, उस जिसको प्रोसिक्यूशन की तरफ से उस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट जो मुल्जिम है, एक्यूज है, उसके खिलाफ पूरा प्रॉपर केस ही नहीं बनाया जा सकेगा, या तो फिर उसको कैफरे किरदार। लेकिन कैसे मैं आप बताऊं, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई हो, एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट किया गया हो, तो मैं कहता हूं आप वहां पे बड़े से बड़ा क्रिमिनल लॉयर भी खड़ा कर दें, बेल नहीं हो सकती। हाँ जी, अगर एविडेंस शवाहिद हो और कोऑपरेट कर रहे हो, लिंक बाय लिंक हर चीज से। तो उनके सवाल का जवाब अगर मैं इस तरह से देना चाहूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि सेल्फ डिफेंस का हक आपको कानून ने दिया है, अगेंस्ट योर बॉडी भी, अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी भी। आप इस तरह के मामला में सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आप पे शिफ्ट होगा कि आपने उसको अगर मारा है तो सेल्फ डिफेंस में मारा है, रीजनेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल एक और पैदा होता है ज़ैब साहब, वो सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म एक्ट भी मौजूद है, जो कि स्पेशली इसलिए बनाया गया कि जब कोई भी ऐसा अमल, उसमें डेफिनेशन भी ऐसी है गालिबन कि कोई भी ऐसा अमल जो अवाम में खौफ व हरास का बाइस बने, वो दहशतगर्दी में बनाया। नहीं, इसके तो स्पेसिफाई 1997 का ये एक्ट है। हाँ जी। और ये
स्पेसिफाइड कर दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर इस एक्ट के, इस कानून के होने के बावजूद ये जो डकैती जैसे मामलात हैं, ये भी वो अमल है जिससे आम आवाम में खौफ व रास बन जाता है। अगर कोई डकैती के मामले के अंदर कोई बंदा मर जाता है या कत्ल हो जाता है, तब भी तो आवाम में खौफ व रास आ जाता है ना उससे, इस अमल के ज़रिए। तो इसके ऊपर 780A या एंटी टेररिज्म एक्ट क्यों नहीं अट्रैक्ट? देखिए, ये है प्योरली लॉ का क्वेश्चन, ठीक है। ये 780A के जो ऑफेंसेस हैं वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, ठीक है। वो बता देंगे कि फलाना फलाना जो ऑफेंस है वो इसके अंदर शामिल है। अब ये काम है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन सर जोड़ के बैठे और वो देखे, वो डिसाइड करेगी। ये जजेस डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जजेस ने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करनी होती है। लेजिस्लेशन प्योरली जो क्या है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है जी, ठीक। वो अगर इस तरह के ऑफेंसेस जो शेड्यूल में शामिल कर दें तो फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन क्या कभी लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ से या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से इस पॉलिसी को इख्तियार करने की कोई रिकमेंडेशन या समरी मूव की गई है? 780A जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट है वो आया था, तो उसके अगेंस्ट जो थी वो बहुत सी आवाज़ें उठी थी कि ये नहीं होना चाहिए। अब आपकी ऑर्डनरी कोर्ट मौजूद है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक सज़ा मौजूद है, तो फिर इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। ये एक स्पेसिफिक टाइम था, उसके अंदर चीज़ों को, माहौल को टैकल करने के लिए लाया गया था, जो कि अब तक चल रहा है। उमर साहब, एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा लोगों की आगाही के लिए। देखें, हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि जब कोई ऐसा अमल, ऐसा जुर्म जो है वो बढ़ता जाता है माशरे के अंदर, तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है या जो भी इदारे हैं, उनके पास एक हल होता है कि वो बजाय इसके कि लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ केस साबित करें, उनका आसान हल वो ये निकालते हैं कि उनको नाके पे रोकते हैं, मार दिया जाता है, इनकाउंटर, वो फायरिंग करते हैं, जो भी तो ये जो इनकाउंटर वाला कंसेप्ट है, ये सिंध में और स्पेशली पंजाब में ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, बहुत से पुलिस इनकाउंटर्स को हमने कवर किया, पता चलता है कि जी ये बातें ऑन रिकॉर्ड लाना जी। तो आप मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, लेकिन होता है ऐसा। बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो मतलब कानून की गिरफ्त से बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं क्या उनके पास ऐसी वो जादू का चिराग होता है कि वो उनको सजाएं नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने अपना एक पैटर्न सेट किया हुआ है कि दौरान डकैती अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो उस मुलजिम का बचना तो नहीं बनता। अगर वो मतलब रॉबरी के दौरान वालदैन के सामने उनकी बच्ची के साथ अगर वो रेप कर दें तो वेरी सैड है, ऐसे बंदे को तो नहीं छोड़ना चाहिए। एक्सटॉर्शन वाले केसेस के अंदर वो इस हद तक चले जाते हैं ये तो वो आप जो बात कर रहे हैं वो भी यही करते हैं कि हम फौरी इंसाफ देते हैं। हाँ। और अवाम चाहती भी यही है, अवाम के जज्बात भी ये होते हैं कि जी फौरी इंसाफ दें, हमें नहीं पता अब इनको अदालत में जाके तो इन्होंने कभी जो है कैफरे के दार तक पहुंचना नहीं है, तो अवाम इसको और ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन कानून इसको रिकॉग्नाइज किसी तरह से नहीं करता। हमें मिसाली केसेस आगे लाने चाहिए, जैसे कसूर का वाकया था ज़ैनब वाला, उसके मुल्जिम इमरान को फांसी हुई, 9 महीने लगे, लेकिन 9 महीने बाद उसको फांसी होगी। क्यों? पूरी की पूरी स्टेट का फोकस इस पे था, प्रोसिक्यूशन सारी उस तरह से हुई कि उसको सजाएं साबित करने में मदद मिली। इस तरह अगर हर केस पे होगा तो कोई भी मुल्जिम बाहर नहीं आएगा। मैं अपने लॉयर दोस्तों से पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे डाकू हैं जिन्होंने दौरान डकैती लोगों की जान ली और उनको फांसी हुई? बहुत कम। सर उसकी वजह जो है वो सिर्फ एक है, लोग केस को रिपोर्ट करते हैं, फॉलो अप नहीं करते। बिल्कुल इस तरह से कानून जो है वो इस तरह नहीं चलता। कानून ने बाकायदा कोर्ट्स ने एविडेंस की बुनियाद के ऊपर सजाएं देनी है। अगर एविडेंस की बुनियाद के बगैर सजाएं देंगे तो लोग उसको फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी उसको बुरा करेगी। जैसे अभी फरमा रहे हैं कि जी वो पुलिस एनकाउंटर, तो फिर इस तरह के वाकया तो होंगे। बिल्कुल। जब आपको बार बार कहा जाएगा कि आए आप आके कोर्ट में आके एविडेंस दें और आप आ नहीं रहे, आप समझते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, रिपोर्ट कर दिया, दैट्स ऐसा नहीं है। आपको क्योंकि हुआ ही आपके साथ, एविडेंस के अलावा है ही कोई नहीं, तो फिर इसलिए आपको मैं इसका सिर्फ एक लाइनर जवाब दूंगा, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बिल्कुल। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। नाजरीन, हमने आज कोशिश की कि किसी तरह से आपके सामने तमाम मसाइल जो स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड हैं उनके ऊपर आपको आगाही फराहम की जाए और आपको कानूनी मशवरे और मुआवनत फराहम की जाए, और कोशिश की जाए कि अवाम में अवेयरनेस इस चीज़ से जगाई जाए कि हमें ऐसे मसाइल से कैसे निपटना है
और क्या क्या लेजिस्लेशन ऐसी हो सकती है या क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है कि ऐसे मसाइल को सही तरीके से निपट कर इनको प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की तरफ लेकर जाया जाए। तो अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो इन जुराइम से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में अपना सवाल लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको आगे आपसे आपके लिए उसका कोई हल तलाश करके दिया जाए। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।